हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 23 लेके आए हैं, जो कि सामान्य ज्ञान का रहेगा। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं, आपने अभी तक नहीं देखे हैं, देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां? तो सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? वो आपका 9वां मंडल है, सोम को समर्पित। बात करें 10वें मंडल की, तो 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त किस मंडल में है? 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त का मतलब जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो किस में है? वो आपके 10वें मंडल में ही है। जबकि बात करें जो आपका गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र वो किस मंडल में है? तो आपका तृतीय मंडल में पड़ता है। ठीक है, तृतीय मंडल में कौन सा है? तो गायत्री मंत्र है। बात करें ऋग्वेद की, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद ही है। ठीक है, इसके ज्ञाता क्या बोलते हैं? इसके ज्ञाता को होत्र बोला जाता है। जो इसका पाठ करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको होत्र बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण करवाने वाले सुल्तान था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो देखिए इसने बाजार बाजार नियंत्रण प्रणाली बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। ठीक है, इसके अलावा घोड़े दागने की प्रथा घोड़े दागने की प्रथा भी किसने चालू की थी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही चालू की थी। बात करें इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो इसने क्या किया था? इसने ब्राह्मणों पर सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वो आपका फिरोज शाह तुगलक ही था। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो जो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी वो अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ की थी। तो जो आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो किस किसके बीच में हुआ था? जो आपके टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। उसमें क्या हुआ था? टीपू सुल्तान की हार हो गई थी। हार होने के बाद में क्या हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो कब हुई थी? 1992 में। सॉरी, 1992 नहीं, 1892 में। सॉरी, 1800 नहीं, 1792 में। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान। अंग्रेजों की तरफ से संधि में हस्ताक्षर किसने किए थे? तो वो था कॉर्नवालिस यानी कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। कॉर्नवालिस को बोला जाता है स्थायी बंदोबस्त का जनक। स्थायी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली थी उसको किसने लागू किया था, या उसका जनक किसको बोला जाता है? तो कॉर्नवालिस को ही बोला जाता है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त कह लीजिए या फिर जमींदारी प्रथा भी कह लीजिए, एक ही बात है। उसको लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपका कॉर्नवालिस ही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो जहाँ 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली से नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। इनका मकबरा कहाँ पर है? इनका मकबरा आपका रंगून में है। ठीक है, रंगून कहाँ पड़ता है? आपका म्यांमार में। म्यांमार में पड़ता है आपका रंगून। ठीक है, इनका मकबरा कहाँ पर है? तो रंगून में इनका मकबरा है। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे और भी पूछ जाते हैं, जैसे कि अवध यानी कि लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था 1857 विद्रोह का? तो वो किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने। इसके अलावा आपसे पूछा था कानपुर से किसने किया था? कानपुर से किया था नाना साहब ने, नाना साहब। इसके अलावा झांसी से आपको पता ही है रानी लक्ष्मीबाई। और बिहार से किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था। ठीक है, हर चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? तो कजन थे उस समय वायसराय। ठीक है, कजन के बारे में और चीजें नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? किसके समय बिछाई गई? तो कजन के समय ही बिछाई गई। सबसे ज्यादा एक और पॉइंट नोट करिए, सबसे ज्यादा विभागों का निर्माण, ठीक है, का निर्माण किसके समय हुआ? तो वो भी किसके समय हुआ था? वो भी आपके कर्जन के समय ही हुआ था।
एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कजन के संबंध में कि जो स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन वो किसके समय चालू हुआ था? तो वो भी आपका कजन के समय ही चालू हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिखा है सबसे ज़्यादा विभागों का जो निर्माण हुआ था, विभाग के आप क्या समझ लीजिए कि जो आयोगों का निर्माण हुआ था सबसे ज़्यादा वो किसके समय हुआ था? वो आपका कजन के समय ही हुआ था। क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा आयोगों का निर्माण किसके समय हुआ था? आयोग का निर्माण तो वो कजन के समय हुआ था। सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन किसके समय बिछाई गई? तो कजन के समय ही बिछाई गई। बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, ये सब किसके समय हुए थे? कजन के समय ही हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो देखिए सर्वप्रथम जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी उदयन ने। ठीक है, ने जो उदयन था किसका लड़का था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु अजातशत्रु का उत्तराधिकारी कौन था? उदयन था। उदयन ने सबसे पहले इसको राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं उदयन। लेकिन उदयन के बाद में राजधानी किसने बनाया था? तो बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बात करें पाटलिपुत्र को बसाया किसने था, यानी किसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण कराया था अजातशत्रु ने। ठीक है, पाटलिपुत्र को अजातशत्रु ने बनाया था। और पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम है? तो पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। वर्तमान में जो पटना है उसका पहला नाम क्या था? पहले नाम था पाटलिपुत्र। इसको सबसे पहले राजधानी बनाया था उदयन ने, बाद में उसके बाद राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, या फिर बौद्ध धर्म दर्शन के लिए? जो नालंदा विश्वविद्यालय था वह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए फेमस था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो बनाया था कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने ये विश्वविद्यालय बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो सर्वाधिक योगदान देने वाली महिला थी अरुणा आसफ अली। ठीक है, ये फेमस क्यों हुई थी? क्योंकि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या फहराया था? झंडा फहराया था। झंडा फहराने की वजह से क्या हो गई थी? प्रसिद्ध हो गई थी। इसके अलावा इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण इनको क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इनके बारे में लिख लीजिए, इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है अरुणा आसफ अली को। और ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट देखते हैं, दूध किसका एक उदाहरण है? तो दूध किसका उदाहरण है? दूध आपका इमल्सन का उदाहरण। इमल्सन क्या होता है? ठोस में द्रव का मिश्रण क्या कहलाता है? इमल्सन कहलाता है। तो दूध किसका मिश्रण है? उदाहरण है, एक इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो ओजोन परत को सबसे नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? तो पहुंचाती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। बात करें ओजोन परत की, तो ये कहाँ पाई जाती है? ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन फॉर्मूला होता है O3। किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ओजोन का फॉर्मूला क्या हो गया? O3। ठीक है, और ओजोन की जो मोटाई होती है वो किस में नापते हैं? तो उसको नापने की इकाई होती है डॉप्सन, यानी ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई कौन सी होती है? तो डॉप्सन होती है ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा प्राप्त किस खनिज से करते हैं हम? वो करते हैं हम हेमेटाइट से। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो ये आपका यूरेनियम का अयस्क है, यूरेनियम का। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, और विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील है। इसलिए जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो क्या पूछते हैं कि यदि हम छिली हुई सब्जी को धोने से हमारे किस विटामिन का नुकसान होता है? तो छिली हुई सब्जी को धोने से हमें विटामिन सी का नुकसान होता है। ठीक है, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी पानी के साथ ही बह के चली जाती है, तो विटामिन सी का हमारा क्या होता है? नुकसान हो जाता है। इसके अलावा ऑप्शन में दे रखा है साइट्रिक अम्ल, तो ये किस किस में मिलता है? ये आपका नींबू और संतरे में मिलता है, नींबू और संतरे में मिलता है साइट्रिक अम्ल। इसके अलावा बात करें, देखिए अच्छा इसमें नहीं है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? सिरके में कौन सा अम्ल मिलता है आपको? सिरके में मिलता है आपका एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में मिलता है एसिटिक अम्ल। बात करें साइट्रिक अम्ल की, तो मैंने आपको बता ही दिया, नींबू और संतरे में मिलता है।
इसके अलावा देखिए साइट्रिक अम्ल किसमें है, नींबू और संतरे में है। एसिटिक अम्ल किसमें हो गया, तो सिरके में हो गया एसिटिक अम्ल। बात करें ऑक्जेलिक अम्ल की, तो जो किडनी में पथरी जम जाती है, ठीक है, जो पथरी जमती है वो किसकी बनती है, तो ऑक्जेलिक अम्ल की ही बनती है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें मिलता है, तो यह मिलता है आपको आमाशय में, यानी जो आपके पेट में जो अम्ल बनता है वो कौन सा बनता है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, हीरा में नहीं है, ग्रेफाइट में नहीं है, या फिर कोयला में नहीं है। तो देखिए हीरा में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी होता है और कोयला में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है, हीरा ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था, साहित्य में, रसायन में, कला में, या फिर भौतिकी में। तो जो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो आपका भौतिकी में दिया गया था। किसके लिए, रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव की खोज करने के लिए सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब मिला था ये मिला था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। यह हो जाएगा आपका क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है, तो ध्वनि का जो वेग होता है वो होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ध्वनि का सबसे ज़्यादा वेग किसमें होता है, सर्वाधिक वेग होता है ध्वनि का, सर्वाधिक वेग होता है वो किसमें होता है, वो होता है आपका ठोस में। ठीक है, बात करें प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल होती है, वो होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो सर्वाधिक होती है वो आपकी, सर्वाधिक होती है आपकी निर्वात में। ठीक है, किसमें होती है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा चाल होती है प्रकाश की। लेकिन ध्वनि की सबसे ज़्यादा चाल किसमें होती है, तो ध्वनि की सर्वाधिक चाल होती है वो होती है ठोस में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके समान होती है, तो जो प्रकाश विकिरण होती हैं वो किसके समान होती हैं, वो होती हैं आपकी तरंग और कण के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने हैं, 300, 395, 356 या फिर 327। तो 395 आपका हो जाएगा राइट आंसर। जो मूल संविधान था उसमें कितने आर्टिकल थे, उसमें 395 आर्टिकल थे। लेकिन ये बात करें वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में लगभग 450 के आसपास या फिर 470 के आसपास क्या है, आर्टिकल है जो संविधान में संशोधन करने के बाद में बने हुए हैं। लेकिन मूलतः संविधान में कितने थे, 395 ही आर्टिकल थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना बन जाएगा, 395 ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रधानमंत्री किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, तो इसलिए वो किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे, तो वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी रहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का उल्लेख किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 75 में आता है। लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो लोकसभा में कम से कम एक वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, और हर सत्र के बीच में अधिकतम कितने कितने महीने गैप होना चाहिए, तो 6 महीने का गैप होना चाहिए, यानी 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ये बात किसमें है, ये बात आर्टिकल 85 के 2 में उल्लिखित है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार हैं, सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में बेकार हैं, तो वहाँ पे कृषि में ही बेकार हैं। कृषि से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बेरोजगारी से संबंधित, वो पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, प्रच्छन्न, या फिर आप कह सकते हो इसको छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो वापिस कृषि के क्षेत्र में ही पाई जाती है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि के क्षेत्र में। छिपी हुई का दूसरा रूप क्या होता है, प्रच्छन्न या फिर डिस्गाइज। ठीक है, उसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, कृषि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपको पता है कि 31 अक्टूबर को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, साथ ही राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार पटेल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, आयकर किसका है, केंद्र सरकार का है,
भूमि राजस्व किसका है? ये आपका राज्य सरकार का है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार है? कोकिंग कोला, यूरेनियम, पायराइट या फिर ये सभी। तो ये तीनों ही चीजें कहाँ मिलती हैं? आपकी सिर्फ और सिर्फ झारखंड में मिलती हैं, इसलिए उसका क्या है? एकाधिकार है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? यानी जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी थी, उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो की थी भगत सिंह ने की थी। ठीक है, किसने की थी? भगत सिंह ने। कब की थी? 1928 में। कहाँ की थी? तो फिरोजशाह कोटला मैदान, दिल्ली में की थी। फिरोजशाह कोटला मैदान, ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली। इसका नया नाम क्या हो गया? इसका नया नाम हो गया अरुण जेटली। अरुण जेटली के नाम पर इसका नया नाम पड़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये वक्तव्य किसके द्वारा सम्मत है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है आपका बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ने एक होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना की थी, वो कब की थी? तो वो 1916 में की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी समाप्ति की थी? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उसने क्या किया था? प्रांतों में जो द्वैध शासन चल रहा था उसको समाप्त कर दिया था, और केंद्र में क्या कर दिया? केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया था। यानी प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया था। और प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा था? तो ये 1919 के अधिनियम के द्वारा लगाया गया था। इसको समाप्त करके 1935 में क्या कर दिया था कि केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का पास किया था। तो इस प्रस्ताव जो पास किया था वो किया था 1942 में। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे आपके लिनलिथ गो। ठीक है, लिनलिथ गो ये भारत के वायसराय थे 1942 में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया था? भीमसेन जोशी, आशा भोसले, पंडित रविशंकर या फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो जो आशा भोसले हैं उनको भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है, जबकि इनकी बहन कौन? इनकी बहन है आपकी लता मंगेशकर, उनको भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, कब मिला है? 2001 में मिला है। बात करें भीमसेन जोशी को, इनको भारत रत्न कब मिला? तो 2009 में मिला। पंडित रविशंकर को कब मिला? 1999 में मिला। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कब मिला? इनको 2006 में। फिर 2001 में इनको क्या मिला था? 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। 2006 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये सारी चीजें भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? तो 1 मिनट में जो मनुष्य सांस लेता है वो 16 से 18 बार सांस लेता है, जबकि जो उसके दिल की धड़कन धड़कती है वो कितनी बार धड़कती है? यानी दिल की धड़कन है वो कितनी बार धड़कती है? वो 72 बार धड़कती है। जबकि सांस कितनी बार लेता है? तो सांस लेता है 16 से 18 बार। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा, जबकि प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो थी आपकी कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा स्थित है आपका रावी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल कौन सा है? यानी कांस्य नर्तकी कहाँ से मिली है? तो मिली वो आपकी मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा से क्या मिला है? जुते हुए खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। चन्नोदड़ो से क्या मिले? मन के। ठीक है, लोथल से क्या मिला है? डॉकयार्ड। डॉकयार्ड या इसको कह सकते हो आप बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो आपकी रजिया बेगम थी, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि मिशन किस वर्ष आया था? भारत में कृषि मिशन कब आया था? 1942 में आया था। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, राज तरंगिणी किसने लिखी है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।